हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी 6th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है पॉलिटी में। चैप्टर फर्स्ट कवर करना है आज। चैप्टर फर्स्ट है विविधता की समझ। विविधता कहते हैं कई डाइवर्सिटीज़ को। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़ को। किसी भी चीज़ की कई सारे वेराइटीज़ हैं, डेट इज़ डाइवर्सिटी। जैसे लोगों का, कई लोग हैं, उनका खाना पीना अलग हो जाता है, भाषाएं उनकी अलग हो जाती हैं, त्योहार वो अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, उनका रहने सहने का अलग तरीका होता है, धर्म उनके अलग होते हैं। तो इन सब को विविधता बोला जाता है। कक्षा 6 के अंदर हम इसी बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इधर दिया है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? हो ही नहीं सकता, सब लोग अलग अलग होते हैं। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ये भिन्नता ही विविधता कहलाती है। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी होते हैं। उनके धर्म अलग होते हैं, रहने सहने का तरीका अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, भाषा अलग होती है, त्योहार अलग मनाते हैं। ये सब भिन्नताएं हैं जो देखने को मिलती हैं और इसे ही विविधता कहते हैं। जीवन के कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता यानी अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? ये सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अपने अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? शायद नहीं होगी। हालांकि ऐसा होगा कि साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा? आपसे बहुत भिन्न है। नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, इनसे समझते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह ही लिया। मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उसे छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचा करता था। चौराहे पर ही एक लड़का है जो यहाँ पर अखबार बेचता था। उससे मजाक करते हुए इन्होंने बोला कि मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका भी और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका और बोला, बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? ये उसने वहाँ पर उसे जवाब दिया। अब ये कहता है यहाँ लड़का कि हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ में हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी बंदा स्कूल ही नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया, आपका अखबार।
अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। मैंने पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अब पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही लेता हूँ, अकेले ही सब कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में वह डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए बोला। मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी शमीर था, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और समीर, मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ पर एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भी भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। दो, एक कहानी दी गई है, दो बच्चों की है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है, जबकि दोनों की भाषाएं अलग हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। उनकी समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान इनका, पहनावा इनका, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के ही कुछ पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए देखें हम, समीर ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं था। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है।
ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का एक कारण है। लोगों के बीच में असमानता यानी गैर बराबरी है। ये गरीबी और अमीरी विविधता का रूप में नहीं आती। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था भी असमानता का उदाहरण है। ये भी विविधता में नहीं आती हैं। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए देखें, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हारी होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा गया। इससे गैर बराबरी पैदा हुई है। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। ये गैर बराबरी के कारण है। इसमें डाइवर्सिटी का कोई महत्व नहीं आता। यहाँ पर विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है ये देखेंगे आज हम यहाँ पर। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव भी है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताब और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ये सब विविधता के बारे में है। अगर जाति व्यवस्था है तो ये भी असमानता का एक कारण है। ये विविधता नहीं दर्शाती है। अमीरी और गरीबी है तो ये भी असमानता का एक कारण है, जिसे गैर बराबरी कहा जा सकता है। विविधता में ये नहीं आता है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। और कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए हैं और स्कूल और दोस्तों को मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफेद। 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफेद रंग के, तो एक तरह का खाना खाते हों, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। यानी अगर कोई लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनता है, एक तरह का खाना खाता है, 2 पशु पक्षी पालता है, हिरन और कौवा को पालता है, केवल 2 पशु पक्षी यहाँ पे, एक हिरन है, एक कौवा उसका पालन करता है, एक तरह का खाना खाता है, लाल और सफेद वस्त्र पहनता है और सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करता है। तो बस यही सारी चीजें हैं कि जो इम्पोर्टेंट है एक नॉर्मल लाइफ के लिए जगह जाकर। और ये हमेशा डाइवर्सिटी को नहीं दिखाती हैं। ये कह दिए यहाँ पे एक चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। भारत में विविधता है। भारत के अंदर एक चीज़ होना बहुत कम मिलेगा। भारत में विविधता मिलती है। भारत में विविधता से मतलब है कि विविधताओं का देश है भारत। विभिन्न यहाँ पे भाषाएं बोलती जाती हैं, विभिन्न प्रकार का खाना यहाँ पे खाया जाता है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग
का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हो जाते हैं। हम विविधता को समझे कैसे, इसके बारे में यहाँ बताया। विविधता को कैसे समझे? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और काम हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चल कर जाते थे। 2 वर्ष पहले की बात है कि जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं था, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंटों पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर ही वो यात्रा अपनी पूरी करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यात्राएं खेती करने के लिए की जाती थी, दूसरी जगह जाकर के बसने के लिए की जाती थी। नई जमीन की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे या व्यापार के लिए जाया करते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कहीं जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते हैं। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों में नई जगह को अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चला करते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म और आदि इसमें नए और पुराने नए व पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान करना होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती जा रही थी। मिली जुली संस्कृति यहाँ पर इनकी रहती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह प्राकृतिक विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह में कई क्षेत्र ऐसे हैं अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विश्व विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है, जो न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान की आदत और फर्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करते हैं वे काम भी उनके आदतों में फर्क होता है। जब वे काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि आपका उनका बेटा है। देखा जाए तो समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई में जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं। आइए अब भारत के 2 भागों यानी कि लद्दाख
भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए कुछ समझते हैं। विविधता एग्जैक्टली है क्या? क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। लद्दाख और केरल के बारे में यहाँ पर बताया है। इनमें देखते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख का एरिया ऊंचे पहाड़ों वाले रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर ये पूरा दिखाया गया है, ये वाला एरिया सब लद्दाख का है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यानी लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है, जम्मू कश्मीर में है, पूरा का पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव हो पाती है। खेती यहाँ पर नहीं होती पहाड़ होने के कारण और रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पानी की सुविधा ज़्यादा खेती के लायक नहीं होती है। क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और बारिश भी यहाँ नहीं है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। लद्दाख का जो एरिया है ये लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। बारिश यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, रेगिस्तानी इलाका है, खेती होना संभव नहीं हो पाती। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, पेड़ भी यहाँ पे कम ही उगते हैं। फिर पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर करते हैं। लद्दाख में पीने का पानी गर्मी के महीनों में जो बर्फ़ पिघलती है उसी पर निर्भर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर का एक एरिया है लद्दाख, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है और लंबे समय तक ये बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर खेती संभव भी नहीं है। केवल कुछ थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं। और पीने के पानी की जब ज़रूरत पड़ती है लद्दाख के लोगों को तो गर्मी के महीनों से जो बर्फ़ पिघलती है उस पर निर्भर रहा करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी भी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख में एक बकरी पाली जाती है जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और ये कीमती होती है, ऊन काफ़ी कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें भी बुनी जाती हैं। कश्मीर के अंदर व्यापारी लद्दाख से ये ऊन लेकर के पश्मीना शालें बुनते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना होता है ये, और मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय मिलेंगी, बकरी और याक होते हैं। तो कश्मीर में पश्मीना शॉल बुनी जाती है, लद्दाख से ये उस ऊन को ला कर के बुनते हैं। लद्दाख के लोगों का खाना दूध से बने पदार्थ होते हैं, जैसे मक्खन खा लिया, चीज़ खा ली, और ये मांस ज़्यादा खाते हैं। हर परिवार के पास में कुछ गाय मिलती हैं, कुछ बकरी और कुछ याक, ये इन चीज़ों को यहाँ पे पाला करते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते भी थे। लद्दाख व्यापार के लिए कई अच्छा रास्ता माना जाता है। यहाँ पर कई घाटियाँ मिलती हैं, कई मध्य एशिया के काफिले इस इलाके से पहुँचते भी थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, उसका इलाका है। ये काफिले आज अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि सब चीज़ें लेकर के चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले लद्दाख में रहने वाले लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता चला। अब अच्छी खासी यहाँ संख्या है जो मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह भी मिलता है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं।
तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ लोगों को इस्लाम धर्म से परिचित किया गया था। आज के टाइम में यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान लोगों की है। लद्दाख में गाने कविताओं का बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह मिलता है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा। केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित भी हुआ है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, क्योंकि उस पर नाटक खेलने का भी यहाँ नाटक खेला जाता है। यह है यहाँ पे पश्मीना शॉल बुनती औरतें हैं जो कश्मीर के अंदर लद्दाख से ये पश्मीना ऊन लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे कश्मीर में बनाते हैं। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे केरल है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर कई तरह के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग है, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। यानी अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल में आए थे व्यापार करने के लिए। अरबी और यहूदी, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ईसाई धर्म की भारत में अगर स्थापना करी है तो ये ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, जो 2000 साल पहले भारत आए थे और भारत में इन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत करी थी। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत हुआ करती थी। सो अरबी और यहूदी व्यापारी भारत में केरल के अंदर सबसे पहले आए। ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस। ये लगभग 2000 साल पहले भारत में आए थे और इन्होंने ही भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत करी। अरब के कई व्यापारी थे जो भारत में आकर के बस गए थे। जैसे इब्न बतूता ने, ये अरब का व्यापारी था जो भारत आया था, 700 साल पहले यहाँ आए और अपनी यात्रा का एक वृतांत इन्होंने लिखा था, जिसमें मुसलमानों के जीवन का पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। मुसलमान लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। ये इब्न बतूता ने अपने इसमें वृतांत में बताया। ये केरल में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है ओणम। एक विशेष आकर्षण यहाँ पे नाव की प्रतियोगिता चलती है। ये प्रतियोगिता है जो केरल में मनाई जाती है। ओणम इस फेस्टिवल को बोलते हैं। ओणम त्यौहार है यहाँ पे केरल के अंदर मनाया जाता है। इसमें यहाँ पे बोटिंग के लिए कंपटीशन होता है। अब ये यहाँ पर है समुद्र मछली पकड़ने का चीनी जाल बिछा रखा है मछली पकड़ने के लिए। इस तरीके से बनाकर रख देते थे। चीन यहाँ पे मछलियों को पकड़ते थे। वास्को डी गामा भी एक अन्य यहाँ पे व्यापारी था जो पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना था। वास्को डी गामा पुर्तगाली एक व्यापारी था जो पानी के जहाज से भारत पहुंचा था। इस वास्को डी गामा की वजह से ही पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान पाए थे। वे इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें केरल में यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, इस्लामी लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म शामिल है। तो 5 धर्म हैं जो केरल में 5 धर्मों के लोग रहा करते हैं, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध और ये सब। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों का हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहा जाता था। चीनी जाल जो मछली पकड़ने के लिए बनाए जाते थे उन्हें चीना वला कहा जाता था। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना मिट्टी कहते थे। चीन शब्द इस बात की ओर इशारा भी करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है और वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं।
मछली, सब्जी और चावल वहाँ पे खाते हैं। मछली वहाँ पर पकड़ी जाती है एक चीनी जाल बना करके, और चावल वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है केरल में। सब्जी हैं कुछ जो इन पर प्रमुख स्रोत है खाने का। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ अब देखें तो इसमें हम समझें कि विविधता क्या होगी, डाइवर्सिटी, किस किस वैरायटी की हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितनी वैरायटीज़ में मिलते हैं। केरल और लद्दाख दो एग्जाम्पल हमने लिए इसमें, केरल है, लद्दाख है। अगर इनकी भौगोलिक स्थितियां देखें तो एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग है। जैसे हम यहाँ भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों का जो इतिहास है, एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रकार, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। दोनों ही केरल में और लद्दाख में चीन से लोग आए हैं, और यहाँ पर अरब से आने वाले कुछ व्यापारी हैं। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, केरल के अंदर मसाले सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे, खेती संभव बन पाई थी यहाँ पर। वहीं लद्दाख में विशेष भौगोलिक स्थिति है और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा था। केरल मसाले की वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति को जाना गया, और लद्दाख में एक विशेष प्रकार की ऊन मिलती थी, उस ऊन को ने व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। उसके इतिहास और भूगोल से काफ़ी पुराना रिश्ता यहाँ पे रहता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का भी आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से भी घुल मिल जाते हैं। अगर देखें तो हमें विविधता में एकता कैसे मिलेगी। भारत भी विविधता वाला देश है, भारत में की विविधता में अनेकता छिपी हुई है। जैसे अगर अब हम समझें यहाँ पे भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, कई धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे। उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि केरल और लद्दाख दोनों की भौगोलिक स्थितियाँ कितनी भी अलग क्यों ना हो, दोनों के इतिहास भूगोल कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी चीनी राज्य से हमारी लड़ाई हो रही है या किसी अन्य देश से हो रही है तो भारत में कितनी भी विभिन्नता हो, कितनी भी यहाँ पे विविधताएं हों, भारत सबका एकजुट होकर के सामना करता है। और भारत में इसी लिए कहा जाता है कि विविधता में ही एकता है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगों के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ये उस टाइम जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था अंग्रेजों से भारत का, उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी गई हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी एनसीईआरटी का जो हमारा आज यहाँ पर ओवर हो गया। इसमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ जो यूपीएससी के लिए करना है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बस क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर एक समझ के लिए है, रीड आउट इसे ज़रूर करना है फुल चैप्टर को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से
वो सिर्फ इसमें इतनी है। हम्म, ये चैप्टर है यहाँ से जो पूरा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ से है विभिन्नता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, विविधता की डेफिनेशन क्या बन जाता है ये। और यहाँ पर एक लाइन यहाँ दी गई है, ये वाली है, इसमें है जाति। एक सेकेंड, भारत में विविधता, यहाँ से बहुत अच्छे से रीड आउट करना है किस किस चीज़ में विभिन्नता है, किस किस चीज़ को भिन्न विविधता कहते हैं भारत के अंदर, और विविधता होने पर भी क्यों भारत में एकता है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे रीड आउट करना है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी हैं। विविधता को कैसे समझा ये सब यहाँ पे बताया है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि पुराने टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, कैसे जाया करते थे, इस सब के बारे में है। और ये केरल और लद्दाख के बारे में जो यहाँ पे लिखा है, ये सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर करना है। ये लद्दाख, और यहाँ पर पूरा लद्दाख का एरिया क्या क्या हुआ करता था उसमें, पश्मीना ऊल कहाँ पर मिलती थी, क्या क्या ये लोग पाला करते थे, क्या इनका खाना था। और यहाँ पे ये है केरल के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जो 2-3 पॉइंट करने हैं बस। बाकी चैप्टर को सिर्फ समझने के लिए और एक नॉलेज हो जाए इसलिए रीड आउट जरूर करना है। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और उसकी विभिन्नता और भिन्नता, ये सब पढ़ना है हमें। ये है यहाँ पे सब, ये थोड़ा सा ये भी देख लेना है, फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बस इतना ही करना है प्रीलिम्स के लिए।